हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीटीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है। देखिए, जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया हुआ है कि वो उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है। यानी किस तरीके की बच्चे को आनुवंशिकता मिली है उसके पेरेंट्स के थ्रू, ये भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। इसके साथ साथ जो है बच्चा किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहा है ना, ये दोनों ही फैक्टर जो है बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, परवरिश की शैलियाँ। आप देखिए, बच्चे की परवरिश किस तरीके से की जा रही है, बच्चे को किस तरीके का जो है माहौल दिया जा रहा है ना, जो उसके पेरेंट्स है वो उसे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। यानी इन्वायरमेंट के अंदर ही आपका आ जाएगा कि बच्चे को किस तरीके का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, किस तरीके की परवरिश दी जा रही है ना। तो ये तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा, तो फर्स्ट सही है। इसके अलावा अगर बात करें आनुवंशिकीय ढांचा संरचना, अभी मैंने आप लोगों के साथ में यही चीज़ डिस्कस की कि बच्चे को किस तरीके की हेरिडिटी मिली हुई है उसके पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। ये भी बच्चे के विकास को, वृद्धि को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं जिनकी की हाइट कम होती है, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी जो है ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जो उनकी हाइट है वो कमी रहती है ना। या फिर जो उनके दादा दादी हैं, नाना नानी है ना, उनके थ्रू जो है बच्चे में किस तरीके की हेरिडिटी आई है, तो वो जो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको प्रभावित करता है। इसके साथ साथ थर्ड क्या दे रखा है, विद्यालयी अनुभव। ये भी आपका इन्वायरमेंट का ही हिस्सा हो जाएगा, वातावरण का ही हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को किस तरीके का विद्यालय में इन्वायरमेंट दिया जा रहा है ना, जो उसका फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, ये भी फैक्टर जो है बच्चे के विकास और वृद्धि दोनों को ही प्रभावित करेगा। तो ये भी बात आपका यहाँ पर सही है। व्यक्तिगत रुचि, देखिए ये भी बात आपके यहाँ पर सही हो जाएगी, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है ना, किस तरीके से जो बच्चा है वो किस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो ये भी बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर चारों ही बातें सही हो जाएंगी आपकी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये चारों ही फैक्टर जो है बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या दे रखा है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों के साथ में ये चीज़ डिस्कस की कि जो भी हमारे अंदर चेंज होते हैं वो क्यों होते हैं, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण, ठीक है। क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की हेरिडिटी मिली है और किस तरीके के हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। यानी जो हमारा विकास है किसका गुणनफल होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। देखिए, जो हमारा विकास है सभी संस्कृतियों में समान नहीं होता है, ठीक है, सार्वभौमिक गति से नहीं होता है। आप जिस संस्कृति में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आप जो जिस संस्कृति में रहेंगे उसी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, है ना। आपकी संस्कृति के लिए कुछ चीज़ें सही हो सकती है, बट वही चीज़ें जो है किसी और संस्कृति में गलत हो सकती है। तो आप जो है किस संस्कृति में रह रहे हैं ये चीज़ आपके विकास को बहुत प्रभावित करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि सभी संस्कृतियों में समान होता है, ठीक है, जबकि सभी संस्कृतियों में अलग अलग होता है व्यक्ति का विकास, ठीक है। सेकेंड क्या दे रखा है, एक आयामी और रेखीय होता है। देखिए, जो विकास की प्रक्रिया है यह एक आयामी नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, ठीक है। कई डायरेक्शन में हमारा विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इसके अलावा जो है सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो जो विकास है ये बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल प्रक्रिया है, ठीक है। और एक रेखी नहीं होता है, स्पायरल वे में होता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, ठीक है। तो जो विकास है एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी प्रक्रिया है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड क्या दे रखा है, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच जटिल अंतःक्रिया, बिल्कुल सही बात। तो थर्ड ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारे अंदर जो भी चेंज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण, है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ता है। देखिए, जो विकास का सिद्धांत होता है उसमें एक आपका सिद्धांत होता है शीर्षगामी का सिद्धांत, जो कि क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है,
पैर की उंगली से सिर की तरफ, उल्टा विकास नहीं होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका नाम ही है सिरसगामी, यानी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ। और जो बच्चा होता है, आपने देखा ही होगा, सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल करना सीखता है ना, उसके बाद में जो उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पर बच्चे का जो है धीरे धीरे कंट्रोल आता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अजेशन दे रखा है सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते। तो सामाजिकरण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इसके दो फैक्टर होते हैं, दो कारक होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका प्राथमिक कारक जिसको कि हम लोग मुख्य एजेंसी भी कहते हैं, ठीक है, या फिर जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका द्वितीयक कारक जिसको हम लोग सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी कि द्वितीयक सामाजिकरण या फिर गौड़ वाहक भी कहते हैं, ठीक है। तो जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है इसमें क्या जाता है आपका परिवार, क्योंकि परिवार से ही जो बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया वो शुरू होती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तुरंत ही जो परिवार के सदस्य होते हैं बच्चे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी परिवार क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। यहीं से जो है बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद जो है जो आसपास के लोग होते हैं वहाँ से बच्चे का सामाजिकरण होता है, ठीक है। स्कूल से बच्चे का सामाजिकरण होता है, मीडिया के थ्रू बच्चे का सामाजिकरण होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जहाँ से जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो होता है, जैसे कि धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, ठीक है। तो इन सभी जगहों से बच्चे का सामाजिकरण होता है। बट ये क्या होते हैं, सामाजिकरण के द्वितीयक कारक होते हैं, क्योंकि परिवार के बाद बच्चे का यहाँ से सामाजिकरण हो रहा है ना। तो ये सारे जो है सामाजिकरण के द्वितीयक कारक होते हैं, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। देखिए ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी, स्कूल में तो होता है बट स्कूल में ही होता है ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। स्कूल के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जहाँ से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है ना। बट यहाँ पर केवल एक पक्ष की ही बात की जा रही है, स्कूल की ही बात की जा रही है कि नहीं बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो सिर्फ स्कूल में ही होता है। तो ये बात कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, अजेशन आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। रीजन क्या दे रखा है, स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। देखिए ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या सिर्फ स्कूल ही द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आता है? नहीं, मीडिया भी आती है, संस्कृति भी आती है, बच्चा किस तरीके मतलब बच्चे का धर्म क्या है, ठीक है, वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहा है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करती हैं, ठीक है। यहाँ से बच्चे का जो सामाजिकरण है वो होता है। तो और ये सारी चीज़ें क्या है, सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो सिर्फ स्कूल नहीं होता है एकमात्र संस्था, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जो कि बच्चे जहाँ से कि बच्चे का सामाजिकरण होता है। तो ए और आर क्या है, दोनों ही यहाँ पर गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया बच्चे के भाषायिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए जो एक मनोवैज्ञानिक है आपके जो कि रूसी मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की, वो क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने समाज से इंटरेक्ट करके यानी कि अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है, ठीक है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो बच्चे की संस्कृति होती है वहाँ से भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है। जो बच्चे की भाषा होती है वो भी उसके विकास में हेल्प करती है ना। तो ये तीन चीज़ों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं यानी संस्कृति की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की क्या कहेंगे कि जो बच्चा होता है इसके संज्ञानात्मक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चर संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा जो है इन तीनों के थ्रू इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है ना। तो यहाँ पर भाषाई विकास की बात हो रही है यानी कि लैंग्वेज की बात हो रही है। तो किसके साथ में हम जाएंगे, लेव वाइगोत्स्की के साथ में, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जीन प्याजे की तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। कौन कौन सी, पहली तो इन्होंने बताई हुई है सेंसरी मोटर स्टेज जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। दूसरी इन्होंने बताई है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। और तीसरी इन्होंने बताई है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। इसके अलावा इन्होंने लास्ट स्टेज बताई हुई है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेज जो है संज्ञानात्मक विकास की जीन प्याजे की द्वारा बताई गई हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम लोग जीन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें BF स्किनर की
तो इनके बारे में जो है आप लोगों ने बीएड या फिर डीएलएड किया होगा तो उसमें पढ़ा ही होगा कि इन्होंने कबूतर पे जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। तो देखिए इनसे आपके एग्जाम में उतने क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ ऑप्शन में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको बहुत डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना जो है आपने बीएड या फिर डीएलएड जब किया था तो उसमें पढ़ रखा उतना ही काफ़ी है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। इसके अलावा जो नॉर्म चॉम्स्की जिन्होंने की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिए, इसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की। ये क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसके माइंड में लैंग्वेज को एक्वायर करने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की है तो नॉर्म चॉम्स्की ने, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो है भाषा विकास की बात हो रही थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अंतःक्रिया की बात हो रही थी। तो हम किसके साथ में जाएंगे, ले वाइगोस्की के साथ में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चा होता है वो समाज से इंटरेक्ट करता है, यानी समाज से अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है, संस्कृति से अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है, और भाषा के थ्रू जो है बच्चा जो है इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो डैश और डैश को समुन्नत करे। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, ज्ञान के पुनर्उत्पादन। देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है या फिर जो प्रगतिशील शिक्षा है यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वो क्या कहती है कि बच्चा जो है किसी भी कार्य को कुछ एक्टिविटी के थ्रू सीखे, यानी बच्चा किसी कार्य में संलग्न हो, जुड़ा हो, ठीक है। बट यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ज्ञान के पुनर्उत्पादन, यानी सिर्फ बच्चा जो है ज्ञान को अपने अंदर भर रहा है। ये चीज़ें बच्चे के साथ में नहीं करनी है, बच्चे को कुछ एक्टिविटी कराइए। आपने देखा होगा कि अभी जो बच्चे हैं उनको प्रोजेक्ट करा दिया जा रहा है, कुछ एक्टिविटी कराई जा रही है, क्योंकि बच्चा जो है इससे बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है। तो सिर्फ ज्ञान को भरना नहीं है एज टीचर के रूप में, ठीक है। बच्चे को कुछ एक्टिविटी भी करानी है, बच्चा जो है उस कार्य को खुद कुछ एक्टिविटी करके सीखे, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए इस ऑप्शन में भी आपका फर्स्ट दे रखा है और सेकंड वाला ऑप्शन में भी आपका फर्स्ट दे रखा है, यानी दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से अपने एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा, है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ को देखते हैं यहाँ पर। तो सेकेंड क्या दे रखा है, जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण, यानी फिर से जो है बच्चा अपने अंदर नॉलेज को भरे रहा है, ठीक है। टीचर ने जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा दिया उसी को बच्चा नकल कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है, उसी को रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है। तो ये एक्टिविटी बच्चे से नहीं करानी है। बच्चा जो है उस कार्य के बारे में जाने, थिंकिंग करे, सोचे, ठीक है, विचार करे, कुछ क्वेश्चन करे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाले में भी आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। हमें यहाँ पर सिंपल सा पता चल जाए कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। यानी थर्ड और फोर्थ जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर थर्ड क्या दे रखा है, विमर्श चिंतन। विमर्श चिंतन का मतलब क्या होता है, बच्चा जो है किसी भी कार्य के ऊपर थिंकिंग करे कि आखिर ये कार्य जो है कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ठीक है, सोचे, चिंतन करे, तर्क वितर्क करे। तो ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, उसका दिमाग लगेगा, है ना। तो थर्ड तो आपका यहाँ पर सही होने वाला है। इसके साथ साथ चर्चा, देखिए जब बच्चा आपस में चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, तो वहाँ पर जो उनके विचार होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि बच्चा कई डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाते हैं, क्योंकि वो जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके भी विचार को जानता है जब चर्चा करता है, ठीक है, वाद विवाद करता है। तो फोर्थ बात भी आपकी यहाँ पर सही दे रखी है, यानी यहाँ पर भी बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग करेगा। तो थर्ड और फोर्थ आपका दोनों ही यहाँ पर सही दे रखा है, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो आपको जो है फटाफट से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और अपने राइट आंसर तक पहुंच जाना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि फर्स्ट आपका होगा ही नहीं और सेकंड भी हमें पता चल गया था कि सेकंड भी गलत है, तो हमने क्या सिंपली हमें पता चल गया कि फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, बट जब अपने एग्जाम में करेंगे या फिर जब प्रीवियस क्वेश्चन पर कर रहे हैं तो उसमें ही ये चीज़ें जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आप जो है पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में जो है ईजिली ये चीज़ें हो जाएंगी आपसे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या दे रखा है, लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं, यह कथन किसकी ओर इंगित करता है। इसे देखिए जो हमारा समाज है इसमें कि बहुत पहले से जो जेंडर स्टीरियोटाइप चीज़ें जो कि चली आ रही हैं कि जो लड़कियां होती हैं वही घरों के काम करेंगे, लड़के जो है घरों के बाहर वाले काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं, लड़कियाँ ही सिर्फ रोती हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करती है, जो कि बिल्कुल गलत होती है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं। देखिए जो गणित है ये सब्जेक्ट है, इसको किसी एक जेंडर से रिलेट करना बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, है ना। लड़के भी गणित में अच्छे हो सकते हैं और लड़कियां भी गणित में अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। तो एज अ टीचर के रूप में आपको यही धारणा लेकर के चल रही है कि लड़का हो या फिर लड़की दोनों ही गणित जो है सीख सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर क्या दे रखा था, लड़कियाँ जो होती हैं वो संगीत और नृत्य में अच्छी होती है। देखिए जो लड़के होते हैं क्या वो संगीत और नृत्य में अच्छे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है, अरिजीत सिंह को ले लीजिए, सोनू निगम को ले लीजिए, ठीक है, क्या ये लोग संगीत में अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, है ना। तो जो लड़का है या फिर लड़की है, दोनों ही संगीत और जो नृत्य होता है इसमें अच्छे हो सकते हैं। ये स्किल्स है किसी के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो ये जो कथन है वो किस तरफ इंगित करता है, लैंगिक स्टीरियोटाइप की तरफ, क्योंकि हमारे समाज में ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, रूढ़िबद्ध जो धारणाएं है ये बन जाती हैं, और टीचर भी जो है समाज से ही जाता है, तो उसको भी यही लगता है कि जो लड़का है वो गणित सीख सकता है, लड़कियां गणित नहीं सीख सकती, क्योंकि जो टीचर है वो भी समाज से ही जा रहा है, ठीक है। मैं सभी टीचरों की बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ टीचर होते हैं जो कि ये धारणा बना लेते हैं कि सिर्फ लड़के ही गणित सीख सकते हैं। ऐसे में जो गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उनको लगता है कि उनको महत्व ही नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी एज ए टीचर के रूप में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 चीज़ को प्रदर्शित करती है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िवादिता को। इसलिए मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं उसमें एक चीज़ मैंने ऐड की हुई है, जो लड़कियाँ होती हैं उनको जो है यहाँ पर पिंक कलर से रिलेट किया जाता है कि लड़कियों को जो है ज़्यादा पिंक कलर पसंद आता है और लड़कों को ब्लू कलर पसंद आता है, ठीक है। अब देखिए ये कलर है, किसी को भी कोई भी कलर पसंद आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर रिलेट कर दिया गया है। तो ये भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर समानता, देखिए समानता की यहाँ पर तो बात ही नहीं हो रही है। समानता की बात तो तब होती है चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, ठीक है। हम दोनों को कहते हैं कि दोनों ही जो है चीज़ों को सीख सकते हैं, दोनों ही घरों के काम भी कर सकते हैं, बाहर के काम भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। बट यहाँ पर समानता की बात ही नहीं हो रही है ना। अब यहाँ थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, जेंडर साम्यता। देखिए जो समानता और साम्यता है इसमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है, ठीक है। साम्यता का मतलब क्या होता है, यानी कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, जैसी जिसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। अब जैसे जो लड़कियां हैं इनको पहले से ही जो है घरों के काम करने के लिए फोर्स किया गया है, ठीक है, कम एज में स्कूल जाने से रोक दिया जाता है, ठीक है, कम एज में शादी वगैरह करा दी जाती है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, लोगों को आरक्षण भी देती है, ठीक है। गर्ल्स को आपने देखा होगा बहुत सारे जॉब में जो है आरक्षण भी मिलता है। वो क्यों मिलता है, क्योंकि उनको जो है उस चीज़ की नीड है, आवश्यकता है ना। तो इसलिए जो है उनके साथ में क्या किया जाता है, साम्यता की जाती है। साम्यता का मतलब ही आपका यही होता है कि जिसको जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी कि जिस वर्ग को पहले से ही पीछे की तरफ ढकेल दिया गया उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना, यानी बैलेंस में लाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी भी बात नहीं हो रही है। जेंडर समतुल्यता, इसकी भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है। दोनों की समान रूप से तुलना नहीं की जा रही है। तो ये तीनों बातें आपके यहाँ पर गलत दे रखी हैं। यहाँ पर तो जेंडर स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, किसी एक सब्जेक्ट को किसी एक पक्ष से जोड़ा जा रहा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ है 7 जुलाई को, उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। अब देखो जो समालोचनात्मक चिंतन होता है इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा कई डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाए, यानी एक ही क्वेश्चन के वो मल्टीपल आंसर यहाँ पर बता पाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि 523 को 62 से गुणा करो, ठीक है। जब आप 523 को 62 से गुणा करते हो तो क्या आप इसमें कई सारे आंसर बता सकते हैं, नहीं, एक ही आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। हरियाणा कब तक स्वतंत्र राज्य बना, तो इसमें भी एक ही जो है ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं बता सकते हैं आप, क्योंकि डेट जो है वो बिल्कुल फिक्स है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, ठीक है। अब इसमें भी आप एक ही आंसर बता पाओगे। तो ये भी क्या है, आपका समालोचनात्मक चिंतन वाला क्वेश्चन नहीं है, समालोचनात्मक चिंतन वाला प्रश्न नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन वाला प्रश्न वही होता है जिसमें कि जो बच्चा वो मल्टीपल आंसर बता पाए, ठीक है, कई डायरेक्शन में सोच पाए। तो ये भी आपका नहीं होगा। आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक ही बच्चे का कई सारा आंसर होगा, ठीक है। और जो अलग अलग बच्चे होंगे वहाँ पर उनके जो समाज है वहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को बताएंगे, है ना। तो हर बच्चे का जो आंसर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी बच्चा क्या करेगा, समालोचनात्मक चिंतन करेगा, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, स्वालीनता, जिसको ऑटिज्म भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, एक ही वर्ड को बार बार वो क्या करता है, रिपीट करता है, बार बार उसी का दोहराव करता है। तो इस बच्चे को क्या होता है, सामाजिक संप्रेषण करने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आती है, क्योंकि एक ही शब्द को जब बच्चा बार बार रिपीट करता है तो वहाँ पर उसके सामने कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब भी सामाजिक संप्रेषण में जो है समस्या की बात हो तो आप जाइएगा ऑटिज्म के साथ में, क्योंकि इसमें जो रिपीटेटिव बिहेवियर
बिहेवियर होता है वो बच्चे का होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर दे रखा है गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य में क्या होता है, जो बच्चा होता है इसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो मैथ में कैलकुलेशन वगैरह करने होते हैं उसमें बच्चे को समस्या आती है, बच्चा जो है कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं कर पाता है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेशन की यहाँ पर बात ही नहीं की गई है, ठीक है। लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। ये लिखने संबंधी क्या होती है, डिसेबिलिटीज़ होती है ना। ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को नोट्स में मेंशन कर रखी है, तो उसको जरूर एक बार अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट ने नोट्स को परचेज कर लिए है ना। इसके अलावा फोर्थ क्या दे रखा है, गतिशीलता बाध्यता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। ये क्या आपकी होती है, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ का मतलब हो गया जैसे जो बच्चा शारीरिक रूप से दिव्यांग होता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चा शारीरिक रूप से दिव्यांग है उसको जो है संप्रेषण में कोई प्रॉब्लम आती है ना। संप्रेषण तो वो अच्छी तरीके से कर सकता है ना। तो सामाजिक संप्रेषण की बात हो तो आप जाइएगा ऑटिज्म के साथ में, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है बार बार चीज़ों को रिपीट करता है जिस वजह से उसको सामाजिक संप्रेषण करने में दिक्कत होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, भवन तक पहुंचने को आसान सुगम्य बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा जो है उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है तो आप उसका या तो मान लीजिए कि अगर आप लिफ्ट या फिर जो रैंप है वो नहीं लगवा पा रहे हैं तो आप उसको ग्राउंड फ्लोर पे ही पढ़ाइए, ठीक है। उसके लिए ग्राउंड फ्लोर पे ही जो चीज़ें अरेंजमेंट होती है वो अपना करा दीजिए, ठीक है। बट अगर आपके पास उस तरीके की व्यवस्था है तो जो बच्चा जो कि फिजिकल रूप से डिसेबल है यानी कि शारीरिक दिव्यांगता है तो उसके लिए रैंप या फिर लिफ्ट की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो बच्चे के लिए बना होता है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना होता है, ठीक है। ये बात आपकी समावेशी शिक्षा भी कहती है, इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहती है कि बच्चे को एज पर नीड एजुकेशन दीजिए, जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो अगर बच्चा जो है आपके स्कूल में आया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप मान लीजिए कि बच्चा जो है डिसेबल है तो उसके लिए आपको जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ठीक है, वहाँ पर ही उसके जो क्लासरूम होता है उसका अरेंजमेंट करवाइए, ठीक है। अगर बच्चा श्रवण बाधित है तो मान लीजिए बच्चा सुन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो चित्रात्मक चीज़ें होती हैं वो बच्चे के सामने प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। बच्चा अगर देख नहीं पा रहा है तो जो ब्रेल लिपि वगैरह आती है जो कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आती है उसका अरेंजमेंट करवाइए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। भवन तक पहुंचने को आसान यानी कि सुगम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, रैंप और लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, बैठने की व्यवस्था में जल्दी बदलाव करें। अब देखिए बच्चा जो है यहाँ पर फिजिकल रूप से डिसेबल है, ठीक है, तो उसको बार बार जब आप बैठने की जो जगह है उसको चेंज करेंगे तो उसको दिक्कत आएगी उसमें, है ना। तो ये नहीं करना है, ठीक है। भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं आयोजित करना, अब ये चीज़ें यहाँ पर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। बच्चा जो है फिजिकल रूप से डिसेबल है तो उसको अगर ऊपरी मंजिल पर जो कक्षाएं अगर आप आयोजित करते तो फिर बच्चा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है, या फिर उसको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, है ना। तो ये करना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसी गतिविधि को अभिकल्पित करना, डिज़ाइन करना जिसमें जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में चीज़ डिस्कस की कि जब हम बार बार किसी चीज़ को चेंज कर रहे होते तो ऐसे में जो बच्चा जो कि फिजिकल रूप से डिसेबल है उसको दिक्कत होगी वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे बच्चे की ज़रूरत है, ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करनी है ना, सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं। तो यहाँ पर फोर्थ भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है। यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति वृद्धि की मांग करती है जो डैश और डैश को सम्मिलित करे। फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, ज्ञान के पुनर्उत्पादन। देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है और जो प्रगतिशील शिक्षा है वो क्या कहती है, कोई भी एक्टिविटी कराई जाए बच्चे को केंद्र में रख करके कराई जाए, यानी सभी शिक्षण गतिविधियों का केंद्र क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, ठीक है। और बच्चा क्या होना चाहिए, किसी चीज़ से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में खुद बच्चा एक्टिविटी करे, खुद कुछ जो है खोज करे, अन्वेषण करे, तर्क वितर्क करे, है ना। तो संलग्नता का मतलब क्या होता है, खुद उस चीज़ से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, खुद उस चीज़ के बारे में खोज करे। बट यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, ज्ञान के पुनर्उत्पादन, यानी सिर्फ बच्चा जो है चीज़ों को रट रहा है, जो टीचर ने बता दिया बच्चा उसी का अभ्यास कर रहा है, रिपीट कर रहा है उस चीज़ को बार बार, है ना। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ होती है। एज ए टीचर के रूप में आपको बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करानी है, यानी बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखेगा वो उतना ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। आप देखिए इस ऑप्शन में भी आपका फर्स्ट दे रखा है और सेकंड ऑप्शन में भी आपका फर्स्ट दे रखा है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में ऑप्शन जरूर एलिमिनेट कीजिएगा, इससे आपका टाइम बहुत ही बचेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं, अब हमें थर्ड और फोर्थ में से चेक करना है। सेकंड क्या दे रखा है, जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण, यानी जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया बच्चा सिर्फ उसको अपने माइंड में भर रहा है, उसका रिपीट कर रहा है, दोहराव कर रहा है बार बार, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ होती है। अभी मैंने आप लोग के साथ में यही चीज़ डिस्कस की कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करानी है, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ एक्टिविटी करके सिखाना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी बच्चों को बहुत सारे प्रोजेक्ट करा दिए जाते हैं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग कराई जाती है ना। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं उनका यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो आपकी NEP है, NCF है, वो इसी चीज़ को बढ़ावा देती हैं, है ना। तो सेकंड भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आपको सेकंड दे रखा है, तो थर्ड भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो हमें सिंपल सा पता चल गया कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पर भी सॉल्व करें उसमें भी इन चीज़ों को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से जरूर हेल्प मिलेगी। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व करते टाइम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपका एक माइंड सेट बन जाता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है, तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व करें तभी जो है इन चीज़ों को अप्लाई करें। ठीक है, जो कहाँ पर क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, कहाँ पर टैग वर्ड का यूज करना है, सारी चीज़ जो है आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर जब आप लगाएंगे तभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो गया। बट हमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विमर्श चिंतन। विमर्श चिंतन क्या मतलब क्या होता है, बच्चा किसी चीज़ के बारे में तर्क करे, वितर्क करे कि आखिर ये चीज़ क्यों सही है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है उसका विश्लेषण करे। ठीक है, यानी चिंतन करे, थिंकिंग करे। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके साथ दे रखा है फोर्थ, यानी कि बच्चा क्या करे, चर्चा करे। देखिए जब भी चर्चा की बात हो, वाद विवाद की बात हो, तो ये बिल्कुल ही आपके एग्ज़ाम के लिए एक पॉजिटिव वर्ड होता है, क्योंकि जब बच्चा आपस में चर्चा करता है, वाद विवाद करता है, तो वहाँ पर जो उसके विचार होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, यानी बच्चा जो है कई डायरेक्शन में सोच पाता है, क्योंकि वो दूसरे बच्चों से जब इंटरेक्ट करता है तो उनके विचार को जानता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो उसकी सोच होती है वो कई डायरेक्शन में जो है बच्चा चीज़ों को सोच पाता है ना। तो जब भी बच्चा की थिंकिंग करने की बात हो, वाद विवाद की बात हो, है ना, तो ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगर आपने अभी तक सीटेट के CDP के नोट्स की परचेज नहीं किए तो नोट्स को जरूर परचेज कीजिए, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने कई साल के जो है पेपर एनालिसिस करने के बाद ही जो नोट्स है आपके प्रिपेयर किए हुए हैं, और वहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर जो है आप नोट्स को अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि CDP में आपका एक भी नंबर जो है एग्ज़ाम में बाहर जाने वाला है। सब कुछ आपको नोट्स से ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदी पेडागोजी है उसके भी नोट्स मैंने आप लोगों के प्रिपेयर कर दिए हैं, और इंग्लिश पेडागोजी के भी। तो जो लोग अभी सीटेट CDP के नोट्स जो है परचेज कर रहे हैं उनको मैं वो सारे नोट्स जो है फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।